प्यारे भैयावान, आपकी स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। पिछले दिन हम आप लोगों को प्रशासनिक उपाय के विषय में बताए थे, जिसमें कई एक्टों की चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं प्रशासन की इकाइयाँ। देखिए, भारत में कंपनी का प्रशासन निम्नलिखित 4 इकाइयों में बटा हुआ था। पहला था नागरिक सेवा, दूसरा सेना, तीसरा पुलिस और चौथा न्यायपालिका। इन चारों के विषय में हम आप लोगों से आज चर्चा करेंगे। नागरिक सेवा में आता है कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश। ये 3 चीज़ आते हैं नागरिक सेवा में। नागरिक सेवा क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत का लॉर्ड था तो उन्होंने 1793 ईस्वी में भारत में भारतीय नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस का प्रारंभ किया था। यह नागरिक सेवा जो है भारतीय प्रशासन का इस्पात का कवच कहा जाता था, यानी शासन की सारी व्यवस्था यही संभालते थे। कॉर्नवालिस जो था व्यापारिक क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में ये सारे शाखाओं को अलग अलग कर दिया था। सभी अधिकारियों के लिए कड़े कानून बनाए गए थे, वेतनों में वृद्धि की गई थी, पदोन्नति का आधार वरिष्ठता वरीयता क्रम था। इन सारे नियमों को लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो यह नियम बनाया तो ये सभी नियम लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कहे गए। 1853 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का प्रारंभ किया। सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में खोला गया, जहां उनकी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, बताया जाता था उनको। ऊंचे ऊंचे पदों पर भारत के लोगों का बहालियां नहीं होती थी। कॉर्नवालिस का कहना था कि भारत का प्रत्येक निवासी भ्रष्ट है, इसलिए इसके ऊंचे पद पर, प्रतियोगी पदों पर इनको अनुमति नहीं थी। 500 पाउंड प्रति वर्ष से अधिक वेतन पाने वाले जितने भी पद थे वह सभी अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे, जिसमें आता है कलेक्टर। कलेक्टर आप वर्तमान में भी कलेक्टर का पद है, जो ये अंग्रेज़ों का देन है। भी प्रत्येक जिला में एक कलेक्टर होता है और जिला का मालिक जो होता है कलेक्टर ही होता है। जिले का संपूर्ण प्रशासन जो है कलेक्टर के हाथों में होता है। राजस्व के असूली का काम भी कलेक्टर के ही देखरेख में होता है। कलेक्टर जिस दफ्तर में बैठकर काम करता है उसको कलेक्ट्रेट कहा जाता है, ये आप जान लीजिए। आप उसके ऑफिस को मजिस्ट्रेट कानून की व्यवस्था को देखरेख करता है और न्यायाधीश जो होता है न्याय के कार्य करने वाले अधिकारी होता है, वह न्याय का कार्य करता है। इसके बाद आता है सेना। सेना शब्द ही एक ऐसा चीज़ है जिसको जानने और सुनने मात्र से ही यह पता चल जाता है कि वह देश की, वह क्षेत्र की रक्षा करने का काम करता है। तो ब्रिटिश काल में भी, अंग्रेज़ों के शासन काल में भी एक सशक्त सेना थी जो उसकी रक्षा किया करती थी। सेना के 3 उद्देश्यों की पूर्ति था: नए क्षेत्र को विजय प्राप्त करना, यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से विस्तृत जो ब्रिटिश सीमा थी उसकी रक्षा करना, भारतीय शासकों के विद्रोह का दमन करना। ये 3 काम उस समय सेना किया करती थी। लेकिन इतना होने के बाद भी भारतीय जो सैनिक थे, भारत के जो सिपाही थे, उनकी भर्ती कर्नाटक युद्ध जब हुआ था उसी समय हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में हुई थी। उनका हथियार, गोला बारूद प्रयोग करने का उनको प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन भारतीय सिपाही की पद की उन्नति सूबेदार पद से ऊपर नहीं हुआ करता था। इसी असंतुष्टि के कारण और कम वेतन के असंतुष्टि के कारण सिपाहियों ने 1857 में विद्रोह कर दिया। इसके बाद आता है पुलिस। पुलिस का क्या काम है भाई? पुलिस भी का काम भी रक्षा ही करना है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में एक नियमित और अस्थायी पुलिस दल का गठन किया जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था। जो पुलिस अधिकारी जिला अधिकारी को अपने दायित्व के निर्वहन में सहायता देना था। जिला स्तर पर भी एक जिला पुलिस अधिकारी होता है जो जिला की देखरेख करता है, उसकी सहायता करता है। यही पुलिस जिला अधीक्षक का पद शुरू किया। अभी वर्तमान में जो एसपी का पद होता है वह पुलिस जिला अधीक्षक का पद कहलाता है। यह उसी समय से आ रहा है। सेना के ही समान पुलिस में भी उच्चतर पद अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित थे। पुलिस में भी जो ऊंचे ऊंचे पद थे उस पर अंग्रेज अधिकारी ही को मिलता था, वो भारतीयों को नहीं मिलता था। पुलिस को अपराध, डकैती, ठगी आदि के दमन से अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई, फिर भी पुलिस विभाग जनता में लोकप्रिय नहीं हो सकी। उनका काम भ्रष्टता को दबाना था, सहानुभूति को प्राप्त करना था। अब आता है न्यायपालिका। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में कोई समान न्याय संहिता नहीं थी। भारतवासी स्थानीय प्रथा और परंपरा के आधार पर नियम कानूनों का भी पालन करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत समय में से चली आ रही इस व्यवस्था में हस्तक्षेप तो नहीं किया, लेकिन बाद में अंग्रेजी कानून को यूरोपीय लोगों पर ही लागू किया गया। शीघ्र ही एक समान कानून संहिता प्रारंभ करने के लिए बाध्य किया गया। दो प्रकार के कानून का पालन भ्रांति उत्पन्न कर दी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले वारेन हेस्टिंग ने भी न्याय व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त रुचि लिया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था, उसी के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो धीरे धीरे न्यायालयों की एक उच्च स्तरीय प्रणाली के रूप में विकसित हो गई। जिला स्तर पर 2 न्यायालय होते थे, फौजदारी और दीवानी। मौलवी और पंडित यूरोपीय जिला कलेक्टरों को दीवानी न्यायालयों की अध्यक्षता करते थे, जबकि भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी न्यायालय में अभी भी काजी और मुफ्ती के अधीन थे। कलेक्टर ही देखरेख में थे। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी था और इन नगरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी गई। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता जो 1793 में लागू की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड जिसको कहते हैं, यह कानून है। 1793 ईस्वी में यह लागू की गई। दीवानी, फौजदारी, व्यवसायिक, भू राजस्व आदि मामलों तथा पुलिस व्यवस्था से संबंधित ये सब चीज़ थे। इसमें कहा गया था कि न्याय प्रणाली लिखित नियम और कानून पर लागू होनी चाहिए, न कि जो हमारी पुरानी प्रथा और रीति रिवाज है उसके अनुसार। भारतीय परंपरा को कानून के रूप में देखा गया। कानून समान हो, लागू करना आसान हो, ऐसा व्यवस्था लागू किया गया। भारतीय परंपरा को कानून के रूप में देने के उद्देश्य से 1833 में विधि आयोग, कानून आयोग जिसको कहते हैं, की स्थापना की गई। भारतीय दंड संहिता यानी सिविल पिनल कोड अथवा आईपीसी का संकलन किया गया। विधिक शासन की संकल्पना, इसका मतलब क्या है? इसकी धारणा को प्रारंभ किया गया, जिसका अर्थ होता है जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर के भेदभाव के बिना कानून सबके नज़रों में एक समान हो, सबके लिए एक समान हो। फिर भी यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई विशेष अदालत में अंग्रेजी न्यायाधीशों के द्वारा ही होती थी, जबकि भारतीयों की अलग। तो इस प्रकार से आज यह चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले दिन अगले चैप्टर के लिए हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।